सो वेलकम बैक एवरीबॉडी टू दिस वंडरफुल सेशन। और आज हम करेंगे फिजिक्स का पेपर। यस, क्योंकि एग्जाम आप सबका बहुत नजदीक है। ठीक है, मैंने प्रीवियसली इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया आप लोगों को वन शॉट के अंदर। और आज हम क्या करेंगे, फुल फिजिक्स का पेपर। ठीक है, जिसमें नाइन्थ और टेंथ दोनों के पार्ट से सवाल रहेंगे। और एमयू क्या ही, वो प्रीवियस ईयर पेपर है 2020 से लेके मैंने 2018 तक के पेपर के अंदर के सारे सवाल ले लिए हैं। ठीक है, तो आज कम से कम 20-21 सवाल हम करेंगे जो सिर्फ फिजिक्स के होंगे। ठीक है, जो आपके एमयू क्लास 11th के एंट्रेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो टुडे वील बी डूइंग द फुल फिजिक्स पेपर ऑफ एमयू क्लास 11, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और यार मैं क्या करूंगा ना कि इस सेशन में क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करूंगा। यस, ताकि इससे रिलेटेड अगर सवाल आ जाता है आपके पास कहीं, तो आप आसानी से कर पाए। ठीक है, तो मैं कॉन्सेप्ट भी समझा दूंगा ना, तो आप ऐसे सवाल को इजिली टैकल कर पाएंगे। ठीक है, सो वेलकम बैक टू दिस वंडरफुल सेशन। और अब हम शुरू करेंगे। ठीक है, आज का सेशन। कुछ बच्चे और ज्वाइन हो रहे हैं, तो थोड़े ज्वाइन हो जाएंगे तो ठीक है उनको भी। सो टुडे वील बी डूइंग फुल फिजिक्स पेपर। आज पूरी फिजिक्स का पेपर करेंगे। ठीक है, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के आज और कल दोनों दिन। ठीक है, आज भी और कल भी दोनों दिन ये फिजिक्स का पेपर ही चलेगा। ठीक, कि सर ने बोला कि यार आप कॉन्सेप्ट का टाइम नहीं है, तो आप एक काम करो कि क्वेश्चन पढ़ा दो, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट पढ़ा दो। मैं बोला ये भी अच्छी बात है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी एलसीडी पढ़ा रखी है। ठीक है, तो कैसे टाइप के सवाल आते हैं, क्या पूछा जाएगा, वो अभी हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, सॉरी इस सेशन के अंदर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल सबको दिख रहा है? क्या सबको विजिबल है? क्वेश्चंस बता दो। ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और इवन इसमें सभी आने वाले जितने भी सवाल होंगे ना, सब प्रीवियस ईयर होंगे। सवाल दिख रहा है सबको, या थोड़ा बड़ा कर दे? सवाल नजर आ रहा है या बड़ा कर दे? चलिए ये थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो बड़ा। अब दिख रहा होगा। चलिए ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं और साथ में कॉन्सेप्ट भी सीखते चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ब्लॉक ऑफ वुड, ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ वुड केप्ट ऑन ए टेबल। ठीक है, एक टेबल है। लेट्स से ये एक टेबल है ना, जैसे टेबल होता है चार कोने टेबल कैसे। और इस टेबल पे एक वुड का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, जिसका मास हमको गिवन है जो है 5 kg। ठीक, और वो जो ब्लॉक है ना, उसके डायमेंशंस गिवन है। तो 100 एक ये क्यूबिकल बॉक्स है, क्योंकि डायमेंशन गिवन है देखो। एक तो 40 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये तो पता चल गया। और 3 डायमेंशन है क्यूबिक बॉक्स के ही होते हैं, तो वो वुड जो है वो एक क्यूबिकल वुड है, ये तो पता चल गया। ठीक है, तो लेट्स से कि वो क्यूबिकल वुड जो है ना, वो कुछ ऐसे रखा हुआ है। ऐसे थोड़ा इमेजिन कर लो 3 डायमेंशनल में। ठीक है, ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, ये 3 डायमेंशनल यस थोड़ा। सर। ठीक, अब सबसे पहले तो चेक कर लो, क्या चेक करना है, तो देखो चेक कर लो। एक सेकेंड। चलो, तो सबसे पहले तो चेक कर लो। ठीक है, सबसे पहले चेक कर लो कि इसका डायमेंशन क्या है। तो ये जो है ना, ये लेंथ जो है इसकी 40 है ना। ये बेसिकली क्या है, 20 है, और ये बेसिकली क्या है, 10 है ना। ये दिया हुआ है डायमेंशन। चलिए, अगला दिया हुआ है कि फाइंड द प्रेशर। अच्छा, तो ये जो ब्लॉक रखा हुआ है ना, ये ये वुडन टेबल पे कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, हमको वो बताना है। अच्छा जी, ठीक है, दिया हुआ है। और दिया हुआ है कि जो जो एरिया इस पे यूज हो रहा है प्रेशर लगाने के लिए, वो नीचे वाला एरिया होगा, यही वो सरफेस वाला। उसका डायमेंशन है 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। देखो यहां दिया हुआ है कि इट इज मेड टू लाई ऑन द टेबल टॉप विथ इट साइड ऑफ डायमेंशन 20 इंटू 10। मतलब जो टेबल है ना, वो टेबल पे जो डायमेंशन है वो कौन सी है, 20 इंटू 10 वाली डायमेंशन काम कर रही है। ठीक है, अब बोला गया है कि जी की वैल्यू को आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। चलिए, हमको प्रेशर निकालना है। और आप सभी ने क्लास 9 के अंदर ये चीज पढ़ी है कि प्रेशर इज इक्वल टू होता है सर फोर्स अपॉन एरिया। सबने पढ़ा है, सबको पता है। ठीक है, यस। अब ये देखो, यहां आपने एक और चीज पढ़ी है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट में रखा होता है ना, तो वहां जो फोर्स है वो उसका वेट बन जाता है कि नहीं? पढ़ा है? तो अगर न्यूटन लॉ मोशन में पढ़ा होगा एफ इज इक्वल्स टू एम में, तो ग्रेविटेशन में यही फोर्स वेट बन जाता है और ये हो जाता है एम जी। सबको याद है कि नहीं याद है?
याद है कि नहीं यस याद? सर, याद है। याद है? तो ये फोर्स को मैं क्या लिख दूं, एम इंटू जी लिख दूं, बिल्कुल लिख दीजिए सर। और नीचे एरिया को वैसे ही रख दीजिए। आप चेक करो, मास दिया हुआ है क्या? यस, 5 kg मास दिया हुआ है। जी की वैल्यू दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है 10, बस। की वैल्यू 10 दी हुई है। अब एरिया, एरिया क्या रखेंगे? अब एरिया का सवाल आ गया। अब एरिया क्या रखेंगे? देखो, एरिया हम रखेंगे 20 × 10 वाला, क्योंकि यही एरिया नीचे है जो टेबल से टच कर रहा है कि नहीं? तो स्पेस यही लेगा कि नहीं लेगा, यही वाला डायमेंशन है ना। तो मैं क्या करूंगा, 20 × 10 यानी 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, बता दो यार। अब आपको ये पता है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर होता है, तो एरिया को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर ले, तो 200 × 10⁻⁻6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एरिया क्या लिख देंगे, 200 × 10⁻⁻6। क्लियर? किसी को दिक्कत है? इसे एक जीरो से एक जीरो काट दो, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 20 × 10⁻⁻6। अब ये 10⁻⁻6 हो जरा ऊपर भेज दो, तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻6/20, है ना। अच्छा, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये 5 × 10⁻6 तो है, 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ जी? 20 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 10, है ना। 10 10, और ये 10⁻1 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा, 5 × 10 टू 10 दी का पावर पावर 10 फाइव टू हो द पावर जाएगा, 5। 2 हो जाएगा। अब ये 2 से 5 को काट दो तो दैट इक्वल्स टू 2.5 टाइम, तो 2.5 × 10⁻⁵ है ना जी। तो यहां से आंसर कितना आएगा, 10 और 1 2, या 2500 है, 1 2 3। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैच हो रहा है देखो, मैच हो रहा है कि नहीं, बता दो यार। यस सर। सो 58 का डीओ कितना आसान था, कुछ करना नहीं था, फोर्स अपॉन एरिया हमको बस कर देना था कि नहीं कर देना था? बस फोर्स अपॉन एरिया हमको कर देना था, हमारा आंसर हमको इजीली मिल जाता, मिल जाता। बता यस दो। सर। चलिए आगे बढ़े। यस सर। तो यहाँ से एक देखो, एक सिली मिस्टेक हुई मेरे से भी, है भी। यहाँ यहाँ 10⁻4 होगा, इट्स माय बैड, आई एम रियली सॉरी। मेरे से एक सिली मिस्टेक हो गई, इसको 4 कर लो, अरे तभी तो वैल्यू बराबर आएगी। ये कितना हो जाएगा, ऊपर 4 कर लो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तभी यहाँ 2500 आएगा, है ना। मैं थोड़ा ध्यान नहीं दिया, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ 10⁻4, यहाँ क्या हो जाएगा, 10⁻4 तुम्हारा नीचे से ऊपर चल जाएगा, और ये 10⁻3 हो जाएगा, तभी तो ये डिवाइड फ्री हो करोगे तो जाएगा। 2500 आएगा, है ना। अब सही है, ठीक है। वो थोड़ा सा एरर हो गया था, मैं ध्यान नहीं दिया था यहाँ, ठीक है। याद रखो, ऐसे तुमको नहीं पता है तो याद रख लो, 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10⁻2 का स्क्वायर, मतलब 10⁻4 है कि नहीं। तो वही तो मैंने डायरेक्टली लिखा है कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 10⁻⁻4 का स्क्वायर। क्लियर? क्लियर? किसी को दिक्कत है इसमें, ये वाले सवाल में? नो किसी को सर। दिक्कत? देखो, कन्वर्जन नो नहीं पता है सर। ना, मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखो, मैंने बोला कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻2 मीटर। और आंसर देखो तो सब मीटर में है ना, तो हम मीटर में ही तो कैलकुलेट करेंगे ना जी। देखो ऑप्शन तो चेक कर लो एक बार, ऑप्शन में तो मीटर में है, लेकिन डायमेंशन तो सेंटीमीटर में दिया था। तो पहले काम क्या है कि सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर लो, मीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 होता है, और एरिया होता है क्या, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, मतलब 200 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ हमको स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कैलकुलेट करें तो 10⁻2 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तभी ना ये मीटर स्क्वायर बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बोलो। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, 10⁻2 इंटू 2 10⁻4, है कि नहीं। यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना हो गया, 10⁻4 मीटर स्क्वायर। तो ये बताओ, 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना मीटर स्क्वायर, 200 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, है कि नहीं। बता दो। यस अगर सर। 1 सेंटीमीटर में 10⁻4, तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर में 200 इंटू 10⁻4। क्लियर है? क्लियर है? वही मैंने किया यहाँ, यहाँ -6 से हटा के -4 कर लो, इट्स माय बैड, ठीक है। ठीक है, किसको दिक्कत है बता दो यार, किसको दिक्कत है? समझ आ रहा है? नो सर। समझ आ रहा है? कैसे किए ये सवाल, कर ले जाओगे, कर ले जाओगे, इस टाइप का सवाल आएगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। टू कंडक्टिंग वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है। अच्छा, सर क्वेश्चन को सर थोड़ा बड़ा कर देते सर, और बड़ा कर दे। सीन करने में थोड़ी प्रॉब्लम ठीक ठीक होगी। ठीक यस ठीक यस सर। सर। ठीक ठीक, मैं बड़ा कर दूं।
अब ठीक है, अब ठीक है। Yes, sir. सवाल है, टू कंडक्टिंग वायर्स Yes, ऑफ sir. सेम Now better. मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ। दो कंडक्टिंग वायर है जी, मटेरियल भी सेम है और लेंथ भी इक्वल है। चलिए ठीक है, लेट्स से इसका लेंथ L है, सेम मटेरियल है दोनों का। बोल रहा है ठीक है, और इक्वल डायमीटर भी है, डायमीटर भी क्या है, इक्वल है। चलो बहुत अच्छी बात है, एरिया भी सेम हो गया, डायमीटर भी इक्वल तो एरिया भी सेम, सेम लेंथ भी और सेम मटेरियल भी। चलो बहुत अच्छी बात है। बोल रहा है आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन कनेक्टेड इन पैरेलल इन द सर्किट अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पहले दोनों को किस में कनेक्ट किया गया, सीरीज में। फिर दोनों किस में कनेक्ट किया गया, पैरेलल में। तो रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस बताओ, सीरीज में सीरीज में कितना होगा और पैरेलल में कितना होगा। क्या बात है, क्या बात है। दो वायर है मान लो, है ना, जिनका लेंथ सेम है, एरिया लेट्स से ए है, तो इसका रेजिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेट्स से वायर वन का होगा। रेजिस्टेंस कितना है, आर है। सिमिलरली वायर टू चेक करोगी तो इसका भी लेंथ सेम है और एरिया सेम है, तो इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा कि नहीं होगा, होगा, होगा होगा सर। कि नहीं होगा। तो दोनों का रेजिस्टेंस, अगर यार दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का एरिया सेम है, दोनों का रेजिस्टिविटी सेम है, तो आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए से दोनों का रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जो जितना होगा। रेजिस्टेंस वायर ए का उतना रेजिस्टेंस वायर बी का। अब देखो, अब क्या बोला है कि पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, तो सीरीज कनेक्शन थोड़ा देख लेते हैं। सीरीज कनेक्शन क्या होगा कि दोनों वायर को लाइन बाय लाइन एक ही लाइन में जोड़ देंगे, कुछ ऐसे, है ना। ये दोनों वायर जुड़ गए, तो अगर इसका रेजिस्टेंस आर था और इसका रेजिस्टेंस आर था, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा जी सीरीज में, टू टू आर आर। सर, 2 आर। टू आर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, वैसे ही अगर मैं पैरेलल देखूं1/R1 + 1/R2। तो सर, पैरेलल कैसे कनेक्ट, R/2। पैरेलल, हाँ वेरी गुड, पैरेलल कैसे कनेक्ट होगा। तो सर R/2। एक वायर यहाँ और दूसरा वायर ऐसे, यही तो पैरेलल है ना, और इनको हम बाहर फिर यस निकाल सर। देंगे, है ना, यस यही तो सर। पैरेलल है। तो अगर इसका आर है, इसका आर है, तो 1/R इक्विवेलेंट से क्या निकालोगे, 1/R + 1/R। तो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, यानी R/2। R/2। यानी सीरीज में आर इक्विवेलेंट कितना है, 2R। अब पैरेलल में आर इक्विवेलेंट कितना है, R/2। अब हमसे ये नहीं पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हीट का सर। रेशियो बताओ। तो अब देखो क्या करेंगे। सर, 1:4। यस, 1:4 इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया कि सर कैसे, आओ दिखाते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा गया है हीट का रेशियो, क्या पूछा गया है। और याद करो, कल ही मैंने आपको पढ़ाया है कि सर हीट इज इक्वल्स टू होता है ना, I² R × T। होता है कि नहीं होता है, R/T। होता है कि नहीं यस होता सर, है। होता है। लेकिन अब देखो यहाँ ना, क्योंकि सीरीज और पैरेलल है ना कॉम्बिनेशंस, तो हम इस हीट को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसका फार्मूला थोड़ा बदल देंगे। और फार्मूले में क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, और क्यों फार्मूला बदलेंगे, क्योंकि देखो यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है, बोला गया है कि सेम पोटेंशियल पे भी है, मतलब V की वैल्यू दोनों के लिए सेम है। और यहाँ तो V का कोई एक्सप्रेशन है नहीं, तो पहले इसको V में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखो, ये I को मैं क्या लिख सकता हूँ, I को मैं V² / R² × T लिख दूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो एक आर से आर कट गया, तो हीट का नया फॉर्मूला क्या आ गया, V² / R × T। आया कि नहीं आया, *T। है ना। यस अब सर, आ हमसे क्या गया। पूछ रहा है कि हीट का रेशियो बताओ, वाह 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 वाह। मतलब अब अगर मैं मान लेता हूँ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में H1 हीट रिलीज हो रही है, पैरेलल में H2 रिलीज हो रही है, तो हमको H1/H2 का रेशियो चाहिए, है कि नहीं। तो लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ हीट इन सीरीज और हीट इन पैरेलल। फार्मूला क्या है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस तो V, रेजिस्टेंस भी सेम, तो R × T। अब देखो यहाँ R जो है, सीरीज में क्या था टोटल रेजिस्टेंस, बोलो बोलो, 2R। 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 बार कर देंगे यहाँ सीरीज के लिए, और पैरेलल के लिए सेम पोटेंशियल सर, डिफरेंस, R/2। R/2 इंटू टी। अब देखो इंटू टी टी। से टी कट गया, V² से V² कट V गया, ये स्क्वायर से V ऊपर स्क्वायर जाएगा, कैंसिल। तो कितना हो जाएगा, आर हीट, से आर से आर कैंसिल हो नहीं जाएगा। आर से आर कट जाएगा ना, और ये 2 यहाँ चल जाएगा, सो ऊपर क्या बचेगा, वन 1, इज टू नीचे क्या फोर बचेगा, 4, है कि नहीं। 4। तो यस हीट सर। इन सीरीज, यस। हीट इन पैरेलल का रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4। 1:4। क्या बात है, क्या बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर एब्सोल्युटली योर करेक्ट आंसर। बताओ सबको क्लियर है, बताओ सबको क्लियर है। यस सर। एक बार सीरीज में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे,
कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि देखो अब टाइम नहीं बचा है पूरा फुल फुल वो सिलेबस पढ़ाने का, इसलिए क्वेश्चन से ही कॉन्सेप्ट सीख लो। ठीक है, जैसे हमने पावर का कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि फोर्स को mg भी लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है ना, क्योंकि ग्रेविटी आ गई Yes, तो sir. mg लिख दिए। वैसे यहाँ क्या सीखे कि पहले सीरीज करेंगे, फिर पैरेलल करेंगे, फिर दोनों कनेक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। चलो भाई, फिर अगला है, करेंगे। अगला सवाल इलेक्ट्रिसिटी से फिर से सवाल आ गया। हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 6। अच्छा, कुछ बल्ब है हमारे पास, ठीक है, जिनके रेजिस्टेंस क्या है, फिक्स है, जो है 6 है, ठीक है। बोल रहा है शुड बी ज्वाइन इन पैरेलल, मतलब इनको हम पैरेलल में अगर ज्वाइन कर दें, टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 2 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू 2 और बैटरी की वैल्यू 3 है। कहने का मतलब ये है ना कि ये बताओ कि कितने नंबर ऑफ बल्ब हम ले लें, कितने 6 ओम के कितने नंबर ऑफ बल्ब ले ले कि एक सर्किट में अगर मैं उनको पैरेलली जोड़ दूं तो हमको करंट की वैल्यू 2 एम्पियर मिले और वोल्टेज की वैल्यू 3 एम्पियर मिले। ठीक है, अब हमको ये तो पता नहीं है, तो मैं क्या करता हूं कि बल्ब को मान लेता हूं, लेट द नंबर ऑफ बल्ब बी स्मॉल एन, है ना। मान लो कि एन नंबर ऑफ बल्ब, हमको पता नहीं है कितने, वही निकालना है, एन की वैल्यू पता करनी है ना, हाउ मेनी बल्ब बोला गया तो एन की वैल्यू को पता करनी है। तो मान लो कि एन नंबर ऑफ बल्ब्स है। अब इन एन नंबर बल्ब को अगर सीरीज में जोड़ दिया गया, है ना, तो सीरीज में किसी चीज को जोड़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 1/R== 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यही होता है। That is parallel ना? सॉरी, सीरीज बोल रहा हूँ, Yes, sir. पैरेलल, पैरेलल मुंह से निकल गया, ठीक है। तो मान लो कि एन नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, है ना। अब ये बताओ, अगर तीन रेजिस्टेंस होते हैं, सेम रेजिस्टेंस के अगर 3 रेजिस्टेंस होते हैं, है ना, तो जरा आर इक्विवेलेंट बताओ कितना आता है। मान लो मैं Sir, बोल दिया, n/3. मान लो मैं बोल दिया कि अगर 1 1 ओम के, है ना, 3 रजिस्टर है, तो इक्विवेलेंट बताओ, तो 1/1 प्लस वन Sir, बाई वन प्लस 1/1, है ना। sir, R/3. तो यहां चेक करोगे तो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, 3/1, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, 1/3, 1/3. Yes, है sir. ना। तो जितने होते हैं, जितने नंबर ऑफ रजिस्टेंस तुम्हारे होते हैं उतने ही क्या होते हैं, R/N हो जाते हैं। आर इक्विवेलेंट में, पैरेलल में, सबको पता है कि नहीं पता है इतने। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं, मान लो 6 ओम का, अगर मैं बोलता कि 6 ओम के 3 रजिस्टर हैं, तो पैरेलल में कैसे निकालते हैं आर इक्विवेलेंट, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। और मान लो ये है 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, तो नीचे 6 हो जाता, ऊपर 3 हो जाता, उल्टा करते तो 6/3 हो जाता। मतलब टोटल आर है, Two. और जितने हैं तो R/N इक्विवेलेंट में आता है, ये तो सबको पता है कि नहीं पता है ना। पता आर है. इक्विवेलेंट में टोटल रेजिस्टेंस कितना आता है, R/N के बराबर आता है ना। अब वही कॉन्सेप्ट का यहाँ इस्तेमाल करना है। अब मैंने क्या बोला कि मान लो कि n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, कितने हैं, n नंबर ऑफ बल्ब्स हैं, है ना। लेट देयर विल बी, लेट द नंबर ऑफ बल्ब्स बी n। तो R इक्विवेलेंट टोटल कितना हो जाएगा, बोलो, R/N, यही होता है ना जी, Yes, sir. R/N होता है, मतलब 6/N। R की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, और n नंबर ऑफ है, तो R इक्विवेलेंट कितनी हो गई, 6/N। अब फ्रॉम ओम्स लॉ हम जानते हैं V=I, R इक्विवेलेंट होता IR. है ना। आर तो टोटल लेंगे ना, तो आर को आर इक्विवेलेंट लिख लो, है कि नहीं। अब वोल्टेज दिया हुआ है 3, आई की वैल्यू दी हुई है 2, और आर इक्विवेलेंट हमने अभी निकाला, कितना आया, R/N, जो है 6/N। R/N की वैल्यू कितनी है, 6/N। तो जरा n को Sir, उधर 4 will be answer. कितना Sir, होगा, 4 answer. 4. तो अभी मालूम पड़ जाएगा, यहाँ देख लो, 3n=12, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12/3, 4. 4। मतलब सर ऐसे 4 बल्ब लगेंगे, कितने बल्ब लगेंगे, 4 बल्ब लगेंगे, 4 बल्ब। 4 bulb will required to produce a current of 2 ampere with a voltage of 3 volt। बताओ क्लियर हुआ, यानी 4 is your बस absolute क्लियर हो answer। गया. समझ आया। यानी ऐसे सवाल आएंगे तो आप क्या करेंगे, सिंपली R/N वाला कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे और n की वैल्यू को पता कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, हाँ. अगला सवाल है कि अ ट्रेन कवर हाफ ऑफ इट जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड द अदर हाफ ऑफ द जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। मतलब एक ट्रेन है बेसिकली, ठीक है, और वो अपनी जर्नी कवर अप कर रही है ना। उसने क्या किया, आधे डिस्टेंस को, हाफ डिस्टेंस को
ट्रेवल किया एट ए स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड, और आधे बचे हुए डिस्टेंस को उसने किसने में ट्रेवल किया एट ए स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड बताइए। वाह, बहुत अच्छा सवाल है। तो एवरेज स्पीड सबने पढ़ा है। एवरेज स्पीड क्या होता है सर? टोटल डिस्टेंस अपॉन सर 12.5 आंसर। टोटल टाइम टेकन। आओ, बहुत अच्छी बात है, आपने सॉल्व किया, पर मिला लेते हैं। अब मान लो मैं बोलता हूं कि ट्रेन जो है वो टोटल जर्नी डी कवर कर रहा है, टोटल लेंथ की जर्नी कितनी है? डी है। तो उसने आधी जर्नी मतलब D/2 जर्नी कितने स्पीड से ट्रेवल किया है? लेट्स से V1 स्पीड से। कितनी स्पीड है आधी जर्नी में? 10 है। और बची हुई और आधी जर्नी जो है D/2 वो कितने में ट्रेवल की है? वो ट्रेवल किया 15 में। हमसे क्या बोला गया कि एवरेज स्पीड निकालो। अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो टोटल डिस्टेंस तो D है सर, लेकिन टोटल टाइम कहां से निकालें? अब देखो, अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि स्पीड बदल रही है तो यहां से यहां तक का टाइम हो जाएगा T1 और आगे का टाइम हो जाएगा T2। अब हम पढ़े हैं कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो अगर मैं T1 टाइम लेता हूं तो आई राइट इट एज T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? D/2 इंटू 10। और T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बोलो, D/2 इंटू 15। तो T1 की वैल्यू कितनी आएगी? D/20। और T2 की वैल्यू कितनी आएगी? D/30। टोटल डिस्टेंस तो D है, लेकिन टाइम टेकन टेकन T1 प्लस T2 है। तो टोटल डिस्टेंस D, और T1 की वैल्यू कितनी है? D/20। T2 की वैल्यू D/30। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा? 60 होगा। एलसीएम लोगे तो 60 होगा। अब ये देखो, ये क्या हो जाएगा नीचे? 3D प्लस 2D अपॉन D। 2D। ये ऊपर चले जाएगा 60। तो यहां देख लो, यस सर। ऊपर क्या हो जाएगा? 60D। नीचे क्या हो जाएगा? 3D प्लस 2D कितना हो जाएगा? 5D। D से D कट गया, 5 से 60 12। यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू कितनी आ गई? 12 मीटर पर सेकेंड। तो 12.5 जो बोल रहे थे वो गलत है। 12 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? मजा आ रहा है? कॉन्सेप्ट सीखे? बताओ बताओ बताओ। यस सर। मजा आया? तो 12 इज योर यस एब्सोल्युटली सर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक एक्सेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन। एक मोटर बोट है जो स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, कांस्टेंट रेट से। अब देखो यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट दे दिया है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? वो 3 मीटर पर सेकेंड से चली जा रही है, एक्सेलरेट किए जा रही है। बहुत अच्छा सर। और कितने टाइम के लिए? 8 सेकंड के लिए वो लगातार एक्सेलरेट करती है स्ट्रेट लाइन मोशन। बोल रहा है हाउ फार डज द ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। ओहो, बड़ा सिंपल सवाल पूछ दिया कि कितनी डिस्टेंस को वो कवर करेगी, कितनी दूरी को वो कवर करेगी स्ट्रेट लाइन में। अब देखो कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ गया ना। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए 3 न्यूटन ऑफ इक्वेशन क्लास 9 में सबने पढ़ रखा है मोशन का। जो होता है पहला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरा, c इक्वल्स टू यू टी 1/2 AT²। और थर्ड, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब देखो, अब जिसको नहीं आता है ना, अब जिसको नहीं आता है ना कि सर ये इक्वेशन लगाए कैसे, समझ नहीं आता है किसमें कौन सा लगाए, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो याद रखना, ये इक्वेशन तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो और यहाँ वो दिया हुआ है। अगर एक्सेलरेशन बदलने लगा ना तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगा, नहीं लगाएंगे। ठीक है, याद रखोगे इस बात को कि सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट गिवन हो तभी लगाएंगे। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना कि सर लगाएं कौन सा, समझ नहीं आता। देखो सबसे पहले तो सवाल में क्या पूछा है? हाउ फार डज द बोट ट्रेवल। तो डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब एस। अब चेक कर लो एस किस में है। सर पहले वाले में तो नहीं है, तो पहले वाले को तो निकाल के फेंक दो, ऐसे ही वो लगेगा ही नहीं, क्योंकि पहले वाले में डिस्टेंस का टर्म ही नहीं है। डिस्टेंस का टर्म है सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, डिस्टेंस का टर्म किसने है? सेकंड इक्वेशन में, थर्ड इक्वेशन में। अब चेक क्या करना है? अब चेक ये करना है कि सबसे कम वेरिएबल किसमें है। क्या यहाँ यू दिया हुआ है? क्या यहाँ ए दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्या यहाँ टी दिया हुआ है? तो देखो ए तो दिया हुआ है, टी तो दिया हुआ है, और यू भी दिया हुआ है। देखो बोला गया स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। ओहो, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो यू गई। इज 0। तो यू यस भी यस। दिया है, टी भी दिया है, और वी भी दिया है। तो ये इक्वेशन तो लगा सकते हैं, लेकिन क्या थर्ड भी लगा सकते हैं? आओ चेक करो। यहाँ देखो, सबसे 26 पहली होगा। बात, एक तो डिस्टेंस भी अननोन है और फाइनल वेलोसिटी भी अननोन है। ना ना ना, थर्ड इक्वेशन नहीं लगाएंगे। तो सिंपल सेकंड इक्वेशन हम इसको सॉल्व करेंगे। तो s इज इक्वल्स टू, अब देखो u 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, सर प्लस 96। हाफ इंटू ए कितना है? 3। और टाइम कितना है?
64, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 32 टू 6 9 96 मीटर। क्या बात है, बड़ा सिंपल सवाल आ गया था यार। तो सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मजा आया, सबने कर लिया, वेरी गुड वेरी गुड, सबने कर लिया। यस सर। कर लोगे इस टाइप के सवाल, कर लोगे इस टाइप के सवाल, आसान सवाल थे। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। ये अच्छा सवाल है। द पार्टिकल ऑफ मास m1 and m2 having equal kinetic energy, then the ratio of magnitude of their momenta is। देखो बहुत सिंपल सवाल है, टेंशन मत लो, मैं अभी समझाता हूँ। बोला गया सर है कि दो मोमेंटा और पार्टिकल, मोमेंटम डिफरेंट होता है। हाँ यस बिल्कुल डिफरेंट होता है। मोमेंटम का मतलब सिंगल बॉडी जब होगी तो उसका प्लूरल फॉर्म है, यस सर। मीनिंग अगला अलग नहीं है। लेकिन बस अगर दो मोमेंटम आ जाएंगे तो मोमेंटा लिख देंगे उसको, है ना, यस है सर। ना। चलो, बोला जा रहा है कि द पार्टिकल ऑफ मास m1 एंड m2, बोला गया है कि दो पार्टिकल्स है, ठीक है, टू पार्टिकल है जिसका मास जो है वो क्या है, पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, है ना। ये मयंक जो है वो अपने क्लास का है लड़का, क्लास 11 की प्रिपरेशन करते हो तुम, मयंक माइक्रोफोन ऑन करो अपना। ये आज से पहले क्लास में रहता था, ये ज्वाइन होता था क्लास में, और लोग बताओ तो यस जरा। सर। ये यस क्लास सर। यस यस सर। सर। क्लास 11 की प्रिपरेशन करता है, यस सर। यस सर। ठीक। तो पहले का मास है m1, दूसरे का मास है m2, ठीक है। अब मुझे पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है, बराबर है, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी को मैं के ही बोल देता हूं। तो रेशियो ऑफ मोमेंटम बताओ, मोमेंटम मतलब अरे मोमेंटम का रेशियो यार, दोनों के मोमेंटम का रेशियो बताओ। अब देखो, सबने सबने ये पढ़ रखा है, एक सेकेंड, ओहो, सबने एक टर्म पढ़ रखा है, क्या टर्म पढ़ रखा है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, आप होता है ना, यस सर। होता है ना। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम बी स्क्वायर तो होता है। अब ये बोला जा रहा है हमसे ना कि इन दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो अगर पहली बॉडी का मैं लिखता हूँ काइनेटिक एनर्जी 1 और पहली बॉडी का लिखता हूँ मास 1, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, के ई वन इज इक्वल्स टू हाफ m1 v स्क्वायर, है ना। सिमिलरली दूसरे के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, के ई टू इक्वल्स टू हाफ m2 v स्क्वायर, है ना। अब देखो, अब हमसे बोला गया कि दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो के ई वन के ई टू दोनों सेम है, तो मैं दोनों को काइनेटिक एनर्जी लिख देता हूं। और ये कितना है, हाफ m1 v स्क्वायर अपॉन हाफ m2 v स्क्वायर। अब इसमें एक काम करो, इसमें एक काम करो, ऊपर भी क्या करो ना, m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी m से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इसमें m1 कर दो, इसमें m2 कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी अपॉन काइनेटिक एनर्जी सेम, को हाफ से हाफ कट जाएगा और हो जाएगा m1 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2 स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन m2। इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी अब ये चेक करो, अब देखो ऊपर ध्यान से देखो, m1 v1 स्क्वायर, क्या मैं इसको मोमेंटम ऑफ वन लिख दूं, यानी p1 स्क्वायर लिख दूं, m1 v1, याद करो। अरे यार, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, सबने पढ़ रखा है कि नहीं पढ़ रखा है, ये बताओ, पढ़ रखा है मास इंटू वेलोसिटी। तो ये जो m1 v1 स्क्वायर है, मैं इसको लिख सकता हूँ m1 v1 का होल स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन m2 v2 का होल स्क्वायर अपॉन m2। अब ये बताओ, अगर मोमेंटम 1 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, मास ऑफ 1 इंटू वेलोसिटी ऑफ 1। मोमेंटम 2 लिखना है तो क्या लिखूंगा, मास ऑफ 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ 2। अभी देखो m1 v1 m2 v2, तो क्या मैं इसको p1 स्क्वायर p1 स्क्वायर अपॉन m1 p2 स्क्वायर अपॉन m2 लिख दूं। बोलो यार, यस सर। लिख सकते हैं ना, यहाँ से साफ साफ दिख तो रहा है, ये इतना तो विजुलाइज कर सकते हो। तो काइनेटिक एनर्जी तो कट गया, दोनों सेम है, तो ये 1 हो जाएगा, 1 इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर अपॉन m1 अपॉन p2 स्क्वायर अपॉन m2। होगा, होगा कि नहीं यस होगा। सर।
अब यहां से देखो, तो ये क्या हो जाएगा, m2 अपॉन m1 इज इक्वल्स टू p1 स्क्वायर अपॉन p2 स्क्वायर। अब p1 स्क्वायर रेशियो p2 स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू m2 रेशियो m1। तो p1 रेशियो p2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट m2 रेशियो अंडर रूट m1। तो रूट m1 दिख रहा है, देखो सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। दिख गया कि नहीं दिख गया बता दो। यहां से दिखा सबको, नहीं समझ आया यहां से, मैं समझा दूं वापस से, आप बताओ। यस सर। मैं समझाऊं इसको यहां से, देखो यस सर। यहां से देखो, यहां से ठीक है, एक नया स्लाइड ले लेता हूँ। यहां तक तो समझ आएगी नहीं भाई, ये बता दो हम लोग, बताओ यहां तक आगे समझ सर आया? माता। यहां तक समझ आया? ये आया कहां से, यस ये सर। वाला टर्म, ये वाला टर्म कहां से आया, सबको समझ आया? साफ दिख रहा है देखो, P1 अपॉन M1 अपॉन P2 का स्क्वायर अपॉन M2। अब देखो कर क्या रहा हूं ना, मुझे रेशियो P1 इंटू P2 का चाहिए ना। तो अब देखो यहां से P1 अपन M1 है, तो M1 को इधर भेज दो, M2 को इधर भेज दो, और M1 इधर चल जाएगा, M2 से नीचे चल जाएगा, तो P1 अपॉन P2, P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, M1 स्क्वायर अपॉन M2 स्क्वायर। अब P1 स्क्वायर रेशियो P2 स्क्वायर, तो इधर का भी रेशियो बराबर होगा ना जी। अब यस देखो सर। स्क्वायर लगा है, तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना, स्क्वायर हटाओ तो इधर रूट चले जाएगा, बिल्कुल, जगह यस सर। है ना, स्क्वायर चल जाएगा। यहाँ M1 अपॉन M2 है, स्क्वायर नहीं है। ओहो, स्क्वायर नहीं होगा ना, देखो स्क्वायर नहीं है ना इधर, देखो नीचे M1 है नीचे M2 है, स्क्वायर तो नहीं है। स्क्वायर हटा दो यहाँ से, अंडर रूट में चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा बता दो, अंडर रूट में चल जाएगा, ये भी रूट में M2 चल जाएगा। तो आंसर कितना आया, P1 रेशियो P2 का M1 रूट M1 रेशियो रूट M2। तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है सबको, ये बताओ, ऑप्शन यस नंबर सी सर। दिख रहा है सबको? अरे कुछ नहीं किया है, बस P1 P2 को अलग कर लिया है और M1 M2 को उधर भेज दिया है, तो P1 स्क्वायर अपॉन P2 स्क्वायर इक्वल्स टू M1 अपॉन M2 होगा। अब हमको P1 स्क्वायर रेशियो P2 स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर नहीं चाहिए ना हमको, तो P1 रेशियो P2 चाहिए, तो स्क्वायर को इधर भेज दोगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रूट M1 रेशियो रूट M2। बताओ सबको क्लियर है? बताओ किसी को यस डाउट सर। है? नीचे किसी को डाउट है? नीचे किसी को डाउट है? बता दो यार। नो सर। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डंबल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर। मतलब एक डंबल है, ठीक है, अगर उसको मैं क्या करता हूँ, नीचे गिरा देता हूँ, तो फ्लोर पे वो कितने मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, हमसे ये पूछा गया है। ठीक है, अगर हाइट जो है 80 सेंटीमीटर की हाइट से उसको गिराया जा रहा है, तो डंबल का मास दिया हुआ है कितना है जी, 10 kg, हमसे मोमेंटम पूछा है, तो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, सबको पता है। तो मास तो दिया है, वेलोसिटी चाहिए सर कहीं से, वेलोसिटी चाहिए। अब देखो यहाँ हाइट दी हुई है, देखो थर्ड इक्वेशन लगा दो, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, सबको पता है। तो हमको वी स्क्वायर चाहिए, वी स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू यू स्क्वायर। यू स्क्वायर क्या होता है जी, जब कोई चीज गिरती है तो यू जीरो होता है कि नहीं होता है बताओ। इनिशियल यस सर। तो ये यू जीरो हो गया, तो ये 2 इंटू जी इंटू एच हो जाएगा, तो वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2gh। तो 2 इंटू जी की वैल्यू 10, और एच देखो सेंटीमीटर में दिया है, लेकिन भाई साहब आंसर मीटर में दिया है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगी तो 0.8 मीटर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा। 0.8 मीटर। तो v इक्वल्स टू, अब देखो ये अंडर रूट में है, अब देखो इसको कैलकुलेट करोगी तो 16 आएगा, तो v की वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड। अब मोमेंटम आसान हो गया, मोमेंटम मास कितना है जी 10, v कितना आया 4, तो मोमेंटम का आंसर आया 40 40 आंसर। ओके। मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, तो बी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल था। बस इसमें तुमको क्या करना है, ग्रेविटी वाला इक्वेशन यूज करना है, ये ग्रेविटी का इक्वेशन है, याद है, और जो ग्रेविटी इक्वेशन सवाल पूछ दिया घुमा के। क्लियर क्लियर क्लियर, किसी को दिक्कत, किसी को डाउट, बता दो बता दो। नो सर। नो नहीं है, सर। नहीं है, नो सर। नहीं सर। नो चलिए, सर। चलिए तो एक काम करते हैं ना, अभी ये टाइम जो है वो सडनली देखो खत्म होने वाला है, तो मैं एक नया लिंक भेजता हूँ, उसको वापस से ज्वाइन करना अभी, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड टाइम तक के लिए है। यस सर। अभी तुरंत नया लिंक भेज रहा हूँ, सब लोग ज्वाइन करेंगे फटाक से, ठीक है। ओके सर। चलिए जी,
अगला सवाल देखो, हाउ मेनी 176 रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अरे ये तो सिमिलर सवाल आ गया पीछे जैसा, ये आप सभी का होमवर्क है, कर लोगे कर लोगे, अभी पीछे बताया हूँ आर बाई एन वाला लगा के, है ना जी, पीछे 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 सर कर लोगे, वही सर सिमिलर है देखो, नोट कर लेते। सिमिलर। हाँ क्वेश्चन नोट कर लो सभी, क्वेश्चन नोट कर लो, सब क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो ना, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ले लिया, ओके सर। ले लिया स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए। यस सर। अगला सवाल, लेंस। यस, अब हम लाइट पे आ गए, क्लास 10 का चैप्टर लाइट, उससे सवाल पूछा गया था। सवाल क्या था, एक कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा एक कॉन्केव लेंस है, हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस। अरे यार तो बड़ा सिंपल सवाल है, इसको भी मैं तुमको एचडब्ल्यू दे देता हूँ, कर ले जाओगे, बहुत सिंपल है तो, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है यार। लेंस का फार्मूला, लेंस में का फार्मूला पुट करो, तुरंत काम हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, कर ले जाओगे। अरे कर ले जाओगे, कराना पड़ेगा, बता दो, बहुत आसान है। यस सर कर लेंगे। कर लोगे सब कर लोगे, सिंपल सा सब, सिर्फ आपको देखो यस सर। दे भी दिया ना यार, फोकल लेंथ की वैल्यू भी दे दी है ना, यू की वैल्यू भी आपको, वी की वैल्यू भी दे ही दी, यू सिर्फ पूछा है। अरे 1/f = 1/b, b प्लस 1/u लगा लोगे, लगा लोगे। मिरर में यस सर। मैंने याद रखना लेंस प्लस होता है, तो लेंस फॉर्मूला लगाओ, काम खत्म, कर ले जाओगे, आसान है बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। अगला सवाल, हाँ ये देखो, ये कर लो, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, नहीं है, ध्यान देना। एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाँ बिल्कुल सही है, वाला तो सही है, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अगला, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिल्कुल सही। बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के करंट इंड्यूस नहीं होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है बिल्कुल। द फील्ड एट द सेंटर ऑफ a लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही है भाई, ये सही है बिल्कुल। जब एक लॉन्ग सर्कुलर कॉइल ले लेते हो ना, तो अंदर फील्ड लाइंस क्या होती है, पैरेलल हो जाती है। लेकिन बोल रहा है कि ए वायर विद रेड इंसुलेशन इज यूजुअली द लाइव वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक सप्लाई। ना जी ना, रेड वाला क्या होता है, न्यूट्रल वायर होता है, याद है, लाइव वायर नहीं होता है। इसलिए डी जो है वो आपका एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर होगा, बस इसमें गलत स्टेटमेंट ढूंढना था। बताओ सबको समझ आ गया। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बोला गया कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा अच्छा, देन द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल, और रे, कॉन्वेक्स है तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे होता है जी, कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। और ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये इसको क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो इधर होगा, है ना, कॉन्वेक्स मिरर का सेंटर कर्वेचर तो इधर होगा। बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट जो है सेंटर कर्वेचर पर रखा गया है, तो द डिस्टेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द पोल विल बी। अरे यार अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है, बोलो, F1 और F2 सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है ना। तो इमेज यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इधर मान लो ना, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज हम इधर रखते हैं, तो जिधर सर ऑब्जेक्ट इमेज को हम लोग पॉलिश्ड साइड नहीं रखते हैं ना। इधर, तो वही तो मैं इधर बता रहा हूँ कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसके केस में ऑब्जेक्ट को इसके पीछे रखेंगे। और ये सबने पढ़ रखा है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम रखते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट को तो कहाँ इमेज बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे नहीं बन। तो कहाँ बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही तो बनती है। मतलब यस सर सेंटर ऑफ ऐसे कर्वेचर पे होती अगर है। इमेज बनेगी, तो ये तो तुमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है, 2f। यस सर। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, इक्वल टू 2f 2f। सर। क्या बात है, यस क्या सर। बात है, बड़ा सिंपल सवाल था, बड़ा सिंपल सवाल था, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ का रिलेशन क्या होता है। बताओ क्लियर हो क्या, बिल्कुल। यस सर क्लियर हो गया। डाउट है किसी को, डाउट है, नो सर। नो सर नो डाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हीकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन अ स्पीड 77 किलोमीटर पर आवर आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। अच्छा उसने 100 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, रेस्ट से शुरू किया था, मतलब यू जीरो हो गया, और उसने कुछ वेलोसिटी कुछ स्पीड अटेन कर ली जो है 77 किलोमीटर पर आवर, है ना। फोर्स एक्सर्टेड ऑन द इंजन पूछा गया है। अच्छा अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो हमको पता है कि फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है जी,
सर मास इनटू एक्सेलरेशन। Yeah. मास दिया हुआ है क्या? हाँ देखो, मास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है जी? 500 kg, कितना मास दिया हुआ है, लेकिन एक्सेलरेशन तो नहीं है। बताओ बताओ, क्या एक्सेलरेशन है क्या? एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ना जी। अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे ना जी। क्या मेरी आवाज आ रही है सबको? ये बता दो एक बार, मेरी आवाज आ Yes, रही है? sir. तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो एक्सेलरेशन निकालेंगे, और एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? v दिया हुआ है, s दिया हुआ है, u दिया हुआ है। अरे सर, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u B स्क्वायर square प्लस U square plus 2 a s। 2A. अब u तो जीरो हो गया, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू a इंटू s। ये 2A. कौन है यार, इसकी आवाज कट रही है इतनी? मनीषा की। ऑफ कर दीजिए, माइक्रोफोन ऑफ कर दीजिए। अनवांटेडली माइक्रोफोन ऑन मत रखिए, ठीक है? अरे किसका माइक्रोफोन ऑन है भाई? ऑफ करो माइक्रोफोन, ठीक है? तो अब देखो, यहां से देखो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर जीरो हो गया, तो वी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए इंटू एस। अब हमको ए चाहिए, तो ए कैसे निकलेगा जी? बोलो बोलो। वी स्क्वायर अपॉन 2 एस कर दे कि नहीं कर दे? ए निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। Yes. अब देखो, v जो दिया है वो 77 km/h है। तो अगर 77 km/h है तो यार मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कि स्टैंडर्ड में तो वही होती है। पता है आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड कैसे करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, पता है कि नहीं पता है? Yes, बता sir. दो। पता है सर। 27 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 385 अपॉन 18। तो ये होगा आपका 21.38 के बराबर, है ना? या फिर डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, बट थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ, ठीक है? बताओ, चेक कर लेते हैं कि हमसे मीटर में आंसर दिया है या फिर ऐसे नॉर्मली आंसर हमसे पूछा गया है। तो ये है तुम्हारा v स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ कितना है v की वैल्यू? कितनी आई? 21.38। कितनी आई v की वैल्यू? 21.3 और 8। अब देखो, तो 21.38 मल्टीप्लाई बाई 21.38 अपॉन 2 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा? बता दो। तो एक्सेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 457.29 अपॉन 200। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 457.29 डिवाइडेड बाई 200। तो 29 by कितना हुआ? चलो, 2.28 समथिंग मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेस की वैल्यू आ गई, मास दिया हुआ है, फोर्स निकाल लो। तो 500 इंटू टू yes पॉइंट टू एट 2 500 इंटू 2.28 अप्रोक्स कितना आएगा? अप्रोक्स 1000 न्यूटन के बराबर आएगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो, करके देखो, 1000 न्यूटन ही आएगा। तो यस, डी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। यहाँ अप्रोक्स आंसर दिया हुआ है, इसलिए 1000 इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, करके देखो, उतना ही आएगा, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट उतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है, सबको क्लियर है? बता दो एक बार यार, yes sir yes sir क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर इमर्स्ड इन वाटर, ओके। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आर 200 kg एंड 100 kg, यानी दो मास है। एक का मास है m1 200 kg, और दूसरा है m2 कितना है? 100 kg। दोनों को पानी में डुबो दिया गया, ठीक है? और दोनों की जो रिलेटिव डेंसिटी है, तो एक को बोला गया रो ए, दूसरे को बोला गया रो बी, दोनों की डेंसिटी को। हमसे पूछा जा रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट आर 2 मीटर क्यूब। दोनों का अगर वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, तो उनकी डेंसिटी यानी रो ए अपॉन रो बी बताओ, क्या बात है? तो सबने पढ़ रखा है कि रो इज इक्वल्स टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम अपॉन रो बी कितना हो जाएगा? बोलो। मास ऑफ बी अपॉन वॉल्यूम। अब रो ए MB अपॉन, by B तो मास ऑफ ए कितना है? 200, और वॉल्यूम कितना है दोनों का? वॉल्यूम है 2, अपॉन मास ऑफ बी कितना है? 100, वॉल्यूम कितना है? 2। ये 2 से 2 कट गया, तो रो ए अपॉन रो बी
और ये देखो ये ऊपर है 200 2/1 100, तो रो ए अपॉन रो बी क्या हो गया 2/1। लेकिन सर टू हमसे बाई रो वन भी नहीं पूछा है, हमसे रो बी अपॉन रो ए पूछा है, ध्यान से देखो। सर 1/2 हो जाएगा। यस, तो 1/2 1/2 जाएगा। सबको क्लियर है? 2। तो ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ कुछ था इस सवाल में? बताओ कुछ था, बहुत सिंपल था। नो सर। कॉन्सेप्ट सबको पता है? मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, यस सर। मजा आ रहा है? चलो अगला सवाल। What is the work to be done to increase the velocity of a car from 36 किलोमीटर पर आवर to 72 किलोमीटर पर आवर if the mass of the car is 15? अरे यार वर्क डन पूछा है, बहुत आसान है। वर्क डन क्या होता है बताओ बताओ। वर्क डन पूछा है तो वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अब फोर्स यहां से निकाल सकते हो। अगर वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रही है फ्रॉम 36 टू 70 किलोमीटर, और अगर मास दिया हुआ है 500, तो फोर्स निकाल सकते हो यहाँ से। फोर्स निकल जाएगा। आओ चेक करते हैं। फ्रॉम 36 टू 72 चेंज हो रहा है, वर्कमैन से पूछा गया है। आओ इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करें। फ्रॉम V1, लेट्स से ये U था, ये 36 टू 72 किलोमीटर पर आवर। अगर मास दिया हुआ है हमसे 700 कीजिए, V माइनस यू करें तो क्या आएगा? V माइनस यू, लेकिन टी होना चाहिए, तो V माइनस यू बाई टी कर सकते हैं। अरे सबने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, पढ़ा है? वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अरे तुमको पता है वर्क डन इक्वल्स टू चेंज काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जी? हाफ एम वी 1 स्क्वायर। में 2 m मतलब वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। बहुत सिंपल है, मैं तो भूल गया यार। तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ एम वी स्क्वायर, है ना जी, माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। यू क्यों लिया? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लिखनी थी ना जी। बहुत सिंपल है, देखो हाफ इनटू मास ले लो 1500 मल्टीप्लाई बाई वी। वी कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर, है ना? तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। कितना है? एक तो है 36, तो 36 इंटू 5/18, तो 18 टू 36, तो 5 टू 10, एक तो 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा जो है तुम्हारी यू। और वी कितनी है? वी है तुम्हारी 72, तो 72 इंटू 5/18 कितना हो जाएगा? ये 15 होगा। यस 15 होगा सर। ना? 15 होगा ना? नहीं, कितना होगा? 520 होगा, 20, क्योंकि ये 4 टाइम्स जाएगा ना। तो एक तुम्हारी 10 मीटर पर सेकंड आ गई, एक तुम्हारी 20 मीटर पर सेकंड आ गई। तो हाफ इंटू 1500 इंटू फाइनल कितनी है? 20 माइनस हाफ इंटू 1500 इंटू इनिशियल कितनी है? 10। तो कर ले जाओगे? अरे बता दो। अब इसे डिवाइड कर दो, ये देखो ये 10 टाइम चले जाएगा और ये 5 टाइम चले जाएगा। हो जाएगा 1500 इंटू 10 माइनस 1500 इंटू 5। ये कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो जाएगा। माइनस ये कितना हो जाएगा? तो 1500 इंटू 5, ये कितना? 7500। मतलब आंसर कितना आया? 15,000 माइनस 7,500। योर आंसर विल बी 7,500, सर 7,500। जो कि सवाल में गिवन नहीं है। और क्योंकि ये सवाल के ऑप्शंस थोड़े से गलत लग रहे हैं, देखो ए ही सही होता, बस यहाँ 75 चाहिए, ठीक है। देखो हमने कॉन्सेप्ट सही इस्तेमाल किया है, कॉन्सेप्ट में कहीं गलती नहीं हुई है। 1500 मार्क्स है, 1500 मार्क्स है, ठीक है। 36 72, ठीक है। हाँ सही है यार, देखो सब सही किया हमने, चिंता मत करो। आंसर आएगा तुम्हारा 75 इंटू 10⁻3। बट गलती से मुझे लगता है कि मिसप्रिंट हो गया, यहाँ 74 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए, इसको 75 कर लो, ठीक है। तो आंसर यही होगा, ए इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताओ सबको समझ आया? यस सर। तो सबको समझ आया? किसको दिक्कत है? किसको दिक्कत है? सर भैया बी का 225 ये कैसे निकाल दिया भाई? 225 क्या? कौन बोल रहा है? हमारी आवाज नहीं आ रही है और भाई। यू का स्क्वायर भी तो
पे भी का स्क्वायर भी करना है ना, शिट 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 शिट। यस यस यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने थोड़ा सा देखो यहाँ, थोड़ा सा देखो, हो जाता है, Yes, कोई बात sir. नहीं। आज पता नहीं कहाँ मेरा दिमाग है। सर बी का स्क्वायर करो, यस यस बी का यस, इट्स स्क्वायर। माय बैड, इट्स माय हाफ बैड। एम डी। तो आप एक काम करो, इट्स माय बैड, इट्स माय बैड, मैं अपनी गलती को मानता हूँ, आई एम सॉरी। इसको एक काम करो, यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लो यार, यह वी का स्क्वायर होगा ना, मैं ध्यान नहीं दिया। वी का स्क्वायर भी है ना, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं यार, इंसान इंसान है, गलतियां इंसान से हो जाती है। तो इसको 20 × 20 कर लो, और फिर 10 × 10 कर लो। यस एब्सोल्युटली, इसको काट दो पूरी वैल्यू को। यस, यू विल गेट योर आंसर 225 × 10⁻³ यस, सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो 225 में 10⁻³ आएगा। यस एब्सोल्युटली, यू आर करेक्ट। ये मैंने स्क्वायर करना भूल गया था, ठीक है, इट्स माय बैड। कोई बात नहीं, हो जाता है यार, इंसान से गलतियां होती हैं, मुझसे भी, मैं भी इंसान हूं, मुझसे भी गलती हो गई, कोई बात नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया स्क्वायर। ठीक है, तो यस, ये वाला जो है इसको चेंज कर लो, Yes, ऑप्शन sir. सही थे आपके। ठीक है, सी इज योर एब्सोल्युटली करेक्ट Yes, आंसर। ठीक है, क्लियर क्लियर। किसी को डाउट, sir. किसी को डाउट? Yes, sir. No, sir. चलिए आगे बढ़े, एक और सवाल करते हैं। अगला सवाल है, एन Yes, ऑब्जेक्ट sir. इज प्लेन एट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। अरे यार, फिर से सिंपल सवाल। इसमें तुमको फिर से देखो, एफ दे दिया, यू दे दिया गया, और वी पूछा गया है। अरे यार, मिरर फार्मूला लगा दो, बहुत सिंपल सवाल है, ये भी तुम्हारे लिए होमवर्क, स्क्रीनशॉट मार लो जल्दी से, प्रीवियस ईयर सवाल है। 1/f = 1/v+1/u, है ना, आराम से निकाल Bye. सकते हो, आराम से निकाल सकते हो। वी हमको निकालना है, ये फार्मूला लगाइए, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू को पुट करिए और आंसर पाइए। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास को यही रखते हैं। ठीक है, होपफुली, मुझे कुछ काम था और मैं वो काम निपटा लेता हूँ अपना। ठीक है, कल जो है इसके आगे अभी और भी सवाल हैं, और कल एक और सेशन होगा जिसके और भी सवाल लेके आएंगे हम। ठीक है, इतना मत करो, अभी कुछ और सवाल बचे हुए हैं, देखो अच्छे, कुछ लेवल के अच्छे सवाल बचे हुए हैं, तो इसको हम फिर से कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि एग्जाम का टाइम है ना यार। तो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बताओ, बेनिफिशियल है तुम सभी के लिए? क्वेश्चन बेनिफिशियल है ना? Yes, sir. सही है ना? एग्जाम के टाइम यही Yes, कराए, sir. ताकि कॉन्सेप्ट भी सीख लो, क्वेश्चन भी सीख लो, है ना, और सवाल आए तो सवाल सॉल्व भी कर लो, Yes, sir. है कि नहीं, है ना? चलिए, आज का सेशन को यही एंड कर देते हैं। ठीक है, कल हम फिर से कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कम ऑन नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर।